हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन तक किया था। ठीक है, आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड आफ्टर द थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। एचसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 12, 15 और 21। तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसी को ही हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और इंटू 3। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। एंड 21 को 3 इंटू 7। ठीक है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया, इससे ज़्यादा पार्ट नहीं निकलेंगे। तो HCF, सबसे पहले HCF देख लेते हैं, 12, 15, 21। तो HCF क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है वो 3 है, 3 है, 3 है यहाँ पे, तो कितना होगा 3। LCM ऑफ 12, 15, 21। LCM में जितने भी नंबर है उनके लीस्ट पावर, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर है, तो कहीं और 2 है ही नहीं, तो वही 2 स्क्वायर। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, सबसे लीस्ट पावर क्या है, 3 ही है। और आगे 5 है और क्या है, 7 है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 एंड 7 6 ज़ा 4 20। तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 420। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखो, जिसमें 17, 23 और 29 दिए। तो 17 प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 17 होगा। 23 वो भी एक प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 23। एंड 29 वो भी एक प्राइम नंबर है, तो कितना होगा, 1 इंटू 29। सो HCF ऑफ 17, 23, 29 इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली 1। LCM ऑफ 17, 23 एंड 29, तो 1 लिस्ट पावर 1 है, 17 का सिर्फ 17 ही है, 23 इंटू 29। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 23। यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई, 17 3 ज़ा 51, 17 2 ज़ा 34 और 5 39, कितना है 391। 391 को हम 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 29 1 ज़ा 29, 29 9 ज़ा 29 9 ज़ा कितना होगा, 261 होगा। ठीक है, 261 होगा और 261 और 263, तो 26। 29 3 ज़ा 29 3 ज़ा कितना होगा, 27 3 ज़ा 84, 81, 84 87 होगा। और 87 प्लस 26 कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके 11339। तो आपका आंसर कितना होगा, 11339 होगा, 11,339। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो आप ऑर्डिनरी वे में 9 1 ज़ा करके कर सकते हो, पर इससे करोगे तो थोड़ी स्पीड बेटर हो जाएगी। ऐसी प्रैक्टिस किया करो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। 8 9 एंड 25 का LCM और HCF निकाल रहे हैं। 8 यानी कि क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, तो डायरेक्टली मैं 2 का क्यूब भी लिख देता हूँ। 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर। 25 क्या होगा, 5 का स्क्वायर। सो LCM HCF ऑफ 8 9 25, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि सबकी जगह में मैं 1 ज़ा लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आएगा, HCF 1। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ HCF क्या होता है, 1 होता है। LCM ऑफ 8 9 एंड 25, तो यहाँ पे सारे ही नंबर आ जाएंगे, 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, क्योंकि सारे ही नंबर एक एक बार है, तो यही हो जाएगा। 25 9 ज़ा कितना होगा, 225 इंटू 8, तो 8 5 ज़ा 44 आएगा, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, देन 8 2 ज़ा 16 और 2 18, तो 1800 आपका आंसर होगा।
तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। तो क्लियरली ये तो वो फॉर्मूले का यूज है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। केयरफुल विद दैट, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ही नंबर के लिए वर्क करता है, 3 नंबर के लिए नहीं। उसका एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। HCF कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। LCM हम फाइंड कर रहे हैं, लिख दो उनके साथ नंबर भी, LCM ऑफ 306 एंड 657, प्रोडक्ट ऑफ 306 एंड 657। तो यहाँ से LCM ऑफ 306 657, तो ये क्या होगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, जो मल्टीप्लाई में सामने कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब 9 की डिविजिबिलिटी याद है, 6 प्लस 3 सारे डिजिट का प्लस, और टेबल किसका आना चाहिए, 9 का। यही डिविजिबिलिटी 3 की है, पर उसमें टेबल 3 का होता है। 6 प्लस 3 9, 9 के टेबल में आता है, तो हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 9 3 ज़ा 27, 3 बचेगा, 9 4 ज़ा 34 आएगा यहाँ पे। तो 34 इंटू 657 करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कर लेते हैं हम। 34 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20 22, 4 6 ज़ा 24 और 2 26, 0 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, 8 3 12 2। तो कितना आएगा हमारा आंसर, 2 2 3 3 8 हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट इसमें, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में देख चुके इस एक्सरसाइज से पहले। आई थिंक वो एग्जाम्पल था 4n वाला, ठीक है। वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आंसर यहीं पे लिखना है कि वो जो 5 उसके फैक्टर में आता है या नहीं। फिर से करते हैं, पर दोनों ही एग्जाम्पल सेम ही है। तो देखो किस तरह से करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे जैसे प्रीवियस में लिखा था वैसे ही, इफ एनी नंबर ends with 0, if any number end with 0 then it should be divisible by 5। ओके, कोई भी 0 वाला नंबर, वो 10 से भी होगा पर हम 5 पे अभी ले रहे हैं कि कोई भी 0 वाला नंबर होगा, एंड होगा 10 20 30 40, जो भी पीछे 0 वाले नंबर है सारे किससे डिविजिबल होंगे, 5, ठीक है, सारे 5 से डिविजिबल होंगे। बट इन 6n, तो 6 क्या है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 3 होता है यहाँ पे। तो देखो ये आंसर क्या आ रहा है, 2 × 3n आ रहा है। तो यहाँ पे तो यहाँ अंदर कहीं भी 5 है ही नहीं, ठीक है। तो अगर 5 से डिविजिबल ही नहीं होगा तो ये एंड में 0 कहाँ से आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 इज नॉट इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं भी 5 नहीं है। सो वी कैन से दैट, यहाँ चेक कहा था, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं था। तो 6n नॉट एंड विथ डिजिट 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 5 कंटेन नहीं करता, इसलिए यहाँ पे 0 के साथ डिजिट के साथ एंड नहीं हो सकता, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन था। सिक्स क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों ही एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं वो कंपोजिट नंबर क्यों होते हैं वो हमें समझाना है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है उसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं उसे। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा लगाते हैं, यानी कि जो कॉमन है उसे बाहर लगा लेते हैं। पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। दोनों में क्या कॉमन है 13, हम 13 बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से 13 चला गया तो क्या बचेगा 11 7 जा 77 प्लस 13 तो बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 1। तो 13 स्पेस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 77 प्लस कितना होगा 78। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के हमें कितने फैक्टर मिले, 2 फैक्टर मिले 13 इंटू 78। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिर्फ देयरफॉर the 6 and 13 its फैक्टर। ओके, इस एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर निकले 6 and 13। that's why this expression is composite numbers। अब यहाँ से भी आपको नहीं समझ में आया होगा कि कंपोजिट नंबर कैसे होता है। तो देखो मैं समझाता हूँ। ये एक्चुअली एक एक्सप्रेशन है, कोई नंबर नहीं है। हमारे पास 2 मेजरली नंबर होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट। 0 इज नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, कंपोजिट में 2 से ज़्यादा होते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखना ध्यान से। 13 इंटू 78 एक्चुअली कितना होगा। अब ये आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है। अब मैं समझा रहा हूँ कैसा क्यों हो रहा है, ये कंपोजिट क्यों बना है। तो देखो पहले मैं ये समझा देता हूँ कि 4 कंपोजिट है या नहीं। तो देखो 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, फिर 1 के टेबल में आता है, और फिर 2 2 जा 4, यानी कि टोटल 4 किसके टेबल में आया, 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में, और खुद के 4 के टेबल में भी आएगा। तो देखो इससे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो 4 क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 इंटू 38, 13 8 जा कितना होगा 104, 10 ऊपर जाएगा, 13 7 जा 91 और 10 कितने होंगे 101। तो देखो ये नंबर है, एक्चुअली में नंबर किसकी बात हो रही है, ये तो एक्सप्रेशन है, नंबर कौन सा है 1014। तो देखो 1014 है वो 13 के टेबल में भी आता है, 78 के टेबल में आता है, और 1 के टेबल में भी आएगा, और खुद के टेबल में भी आएगा। तो टोटल इसके पास तो 2 से ज़्यादा हो गए ना, इसलिए एक्सप्रेशन क्या होता है, कंपोजिट होता है। ठीक है, हमें इस तरह से समझना है कि ये जो नंबर है और ये दो जो उसके फैक्टर है, और ये भी हुआ और वो खुद भी होगा, तो ये तो 2 से ज़्यादा हो गए। अगर ये प्राइम कब बनता है, जब वो खुद और 1 2 ही फैक्टर होते तब वो प्राइम बनता है, ये दोनों आने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है, इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 फैक्टर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंपोजिट हो जाता है। ठीक है, सेकंड देखो, ये जो एक्सप्रेशन है वो सेकंड में भी इसी तरह से आंसर आएगा। तो सेकंड में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, निकाल देते हैं 5 बार। अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस यहाँ से 5 चला गया तो वहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो 5 इंटू, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 6 जा 42 इंटू, यहाँ पे 42 लिख लेता हूँ, लॉन्ग कैलकुलेशन होगा, 4 3 जा 12 12 2 जा 24 प्लस 1। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, डीमास का रूल, 24 प्लस 1 25 मत कर देना जल्दी में 5। तो 24 2 हम यहाँ पे 42 इंटू 24 कर देता हूँ, 42 इंटू 24 2 जा 48, 24 4 जा 96, 400 हो जाएगा। ठीक है, 1008। तो ये 1008 हुआ, तो 1008 प्लस 1 कितना होगा 1009। तो देखो इसी तरह से यहाँ जो 2 फैक्टर मिले थे वैसे ही क्या मिले यहीं पे, तो यहाँ पे 5 एंड 1009 इट्स फैक्टर, यानी कि एक्सप्रेशंस फैक्टर, आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्सप्रेशंस फैक्टर। ओके, एक्सप्रेशंस फैक्टर।
दैट्स वाई यही स्टेटमेंट कॉपी करना है, दिस एक्सप्रेशन इज कंपोजिट नंबर, क्योंकि दो फैक्टर मिल गए, एक्चुअली में नंबर होगा ये कुछ मल्टीप्लाई करके आगे जो भी बनेगा उसका ये भी फैक्टर होगा, ये भी होगा, और वो खुद भी जो नंबर होगा यानी दो से ज़्यादा हो गए तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। इसी तरह से हमें एक्सप्रेशन प्रूव करना था। 7th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। सर्कुलर पाथ सानिया टेक्स 18 मिनट्स। ओके, एक सर्कुलर पाथ, अच्छा मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ समझाने के लिए जो जरूरी चीज़ है वही, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था। ओके, देयर इज अ सर्कुलर पाथ सानिया टेक 18 मिनट्स टू फिनिश इट, यानी एक सर्कुलर राउंड करने के लिए सानिया को 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक 12 मिनट्स, रवि को वो 12 मिनट में ख़त्म हो जाता है वो राउंड। सपोज दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन, सेम टाइम, सेम पॉइंट, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आप ठीक से क्वेश्चन को देखो तो ये एक्चुअली 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है कि उसमें कुछ इस तरह से दिया है, मैं आपको बता दूं कि 6 या यहाँ पे 7 में दिया हुआ है, मिनट क्लॉक में आंसर दिया है कि एक जो क्लॉक है वो मिनट हैंड है और दूसरा आवर हैंड है, वो दोनों ही अलग अलग डेस्टिनेशन पर है, तो कितने टाइम के बाद वो दोनों ही सेम हो जाएंगे एक ही जगह पे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। अब एलसीएम क्यों फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है सानिया को कितने 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को लेजर टाइम लगता है, ठीक है, कितना लगता है 12 मिनट लगता है। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, दो नंबर साथ में ही जब इसको कम टाइम लगे तब वहाँ पे एलसीएम ढूंढा जाता है। यहाँ पे जैसे एक क्लॉक का एग्जाम्पल है वैसे ही दो ट्रेन का एग्जाम्पल भी होता है। दो ट्रेन का एग्जाम्पल कि दोनों ही, एक ट्रेन इस टाइम पे पहुँचेगी दूसरी उस टाइम पे, तो दोनों ही का क्या निकाला जाता है, एलसीएम, कि वो दोनों कब एक ही यानी दो ट्रैक पे अलग अलग तरीके से मीट होगी। फिर तीसरा इसका एग्जाम्पल है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट चेंज होके आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सर्कुलर पाथ वाला भी आ सकता है, स्टेटमेंट चेंज होके भी आ सकता है। तीसरा एक एग्जाम्पल था एनसीईआरटी में ट्रैफिक लाइट का, कि रेड लाइट होती है, फिर कुछ मिनट के बाद येलो होती है, फिर कुछ मिनट के बाद जिस तरह से चेंज होती जाती है, तो तीनों कब होगा ऐसा, जब तीनों एक साथ हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा हालांकि होता नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन थे प्रीवियस एनसीईआरटी में, आपने पढ़े होंगे शायद से। तो ऐसे केसेस में जब दोनों कब साथ में मिलेंगे तो हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सो हम डायरेक्टली लिख ही देते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट आपको लिखना है सिर्फ सोनिया टेक 18 मिनट्स एंड रवि टेक 12 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट आपको क्या लिखना है, एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। देन 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 9 जा, तो 9 को मैं 3 3 जा लिख देता हूँ, तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3। सो एलसीएम ऑफ 18 और 12, एलसीएम में हम क्या देखते हैं कि देखो 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर है, तो दोनों में ग्रेटेस्ट पावर किसका होता है वो लिखते हैं, तो 2 स्क्वायर है, हम 2 स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों में ग्रेटेस्ट पावर किसका है, 3 स्क्वायर का है, तो 3 स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 4 36 मिनट। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लगा देंगे कि 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन, कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अभी जाके ये जो 1.2 एक्सरसाइज फिनिश हुई उसके बाद कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, इरेशनल नंबर को प्रूफ करने वाले, तो उसमें ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इसका पहले मतलब समझते हैं, फिर उसका एक एग्जांपल देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसके प्रूफ वगैरह करेंगे। तो एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पहले समझ लेते हैं, फिर ये एग्जाम्पल समझेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन, वैसे आपको कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड तो पता ही होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि उसमें अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसे प्रूव करना है। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्यों यूज़ होता है वो भी मैं समझा देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली हमें मैथ्स में प्रूफ नहीं मिलते, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम सपोज कर लेते हैं और उसी को गलत साबित करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि 2 एक इवन नंबर है, ठीक है। अब इसका कोई मेरे पास यहाँ पे 2 नहीं, चलो 4 ले लेते हैं। 4 ये इवन नंबर है, ठीक है। तो ये तो क्लियर सी बात है, ये तो सच है, 4 एक इवन नंबर है। तो अगर मुझे प्रूफ करना है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो सबसे पहले क्या मैं करूँगा, सपोज सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को उल्टा ले लूँगा, यानी कि 4 जो इवन है उसको मैं क्या बता दूंगा, ऑड नंबर, ठीक है। उसको मैं क्या बता देता हूँ, 4 क्या है, ऑड नंबर है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई 4 तो किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, और 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर तो कैसे होते हैं, इवन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने जो सपोज किया वो क्या है, गलत है, और यानी कि ये इम्पॉसिबल है। और जहाँ पे ये गलत इम्पॉसिबल वर्ड आते हैं उसी स्टेट को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई स्टेटमेंट सही है तो उसको गलत सपोज करो और उसमें कोई लॉजिकल एरर ढूंढो, तो उसी स्टेटमेंट को गलत साबित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। डोंट वरी, ना समझ में आए तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आप पहली बार पढ़ रहे हो। उसका एक और एग्जाम्पल देखो कि ये जो है एग्जाम्पल है, देयर इज नो पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्शन में, याद रखना जो स्टेटमेंट है उसका टोटली उल्टा स्टेटमेंट हमें सपोज करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये पूछा नहीं जाएगा, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो पूछा जाएगा, बस इसको समझते हैं अच्छे से। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज देयर इज x इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर हु ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, ऐसा कोई मिलता नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, पर अगर हमें प्रूव करना है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से कर सकते हैं। तो सपोज ये जो नहीं है उसको हटा के हम क्या डाल देते हैं, x, कि x ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव है और रेशनल नंबर ग्रेटर देन 0, ओनली ये नो पॉजिटिव, ओके सॉरी यहाँ पे नो स्मॉलेस्ट लिखना रह गया, स्मॉलेस्ट है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट होगा, देयर इज नो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन 0। तो x इज अ स्मॉलेस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट डाल देते हैं, ठीक है। सपोज देयर इज x इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन 0, x सबसे छोटा, इससे छोटा नहीं मिलेगा 0 से, ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं, तो देखो x सबसे पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, x को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x को 2 से प्रोड किया तो x ऑलरेडी क्या था, ग्रेटर देन 0 था, x ग्रेटर देन 0 था, तो x/2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्लियर। क्योंकि अगर मान लो 5 होता तो 5/2 भी ग्रेटर देन 0 होता। तो ये नंबर कैसा आया, ग्रेटर देन 0 आया। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 0 लेस देन x/2 लेस देन x लिख सकते हैं। यानी x/2 नंबर कैसा होगा, x से छोटा होगा, क्योंकि x का तो वो आधा बन गया ना, 2 से डिवाइड किया, और 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा, वो हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो देखो ये हमारा जो कंडीशन आया वही कॉन्ट्राडिक्शन आया, यानी दैट इज नॉट पॉसिबल। हाउ कि x तो सबसे स्मॉलेस्ट हमने सजेस्ट किया था, तो x/2 तो उससे भी स्मॉलेस्ट मिल गया ना। तो ये हमारी जो सपोज किया था वो क्या था, स्टेटमेंट गलत था, इम्पॉसिबल था, इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए इस स्टेटमेंट को हम क्या बोल देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन बोल देंगे, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिया हुआ है, ये ना भी समझ में आए तो डोंट वरी, आगे जो एग्जाम्पल है वो हमें क्लियरली समझ आएंगे। बस ऐसा याद, सिर्फ इतना याद रखना कॉन्ट्राडिक्शन में, ये जो स्टेटमेंट होता है उससे टोटली अपोजिट हम सपोज करते हैं और उसी के अंदर हम एरर फाइंड करते हैं, ठीक है। और उसी एरर को हम क्या नाम दे देते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन नाम दे देते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन कराए वो 3 से लेकर 7 तक उसी की होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रूफ किस तरह से होती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।